अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड फोर्स। फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, ये हमने आज पढ़ना है। फोर्स की डेफिनेशन आपको आती है, हमने शुरू में पढ़ी थी कि फोर्स क्या होती है। किसी भी बॉडी को रेस्ट में या तो उसे मूव करने के लिए, या मूव करे तो उसे रोकने के लिए, या बॉडी की मोशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें लगानी पड़ती है फोर्स। और मोमेंटम भी हमने पीछे पढ़ा था, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी। बॉडी में जो मोशन की क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। आज हम देखेंगे कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मैस m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi। कहता है एक बॉडी है जो मूव कर रही है वेलोसिटी vi से, और उस बॉडी का मैस है m। लेट फोर्स x f एक्ट्स ऑन अ बॉडी विद विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन इट। कहता है फर्ज करें कि बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगती है f, जो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर देती है, a एक्सेलरेशन उसमें पैदा कर देती है। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इससे क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है फोर्स लगने से, क्योंकि एक्सेलरेशन पैदा हुआ तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। अब उसकी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी टाइम t गुजरने के बाद हो जाती है vf। अब क्योंकि बॉडी में वेलोसिटी दो तरह की है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम भी दो तरह का होगा। इनिशियल वेलोसिटी के लिए इनिशियल मोमेंटम और फाइनल वेलोसिटी के लिए फाइनल मोमेंटम। कहता है इफ pi and pf be the initial and final momentum of the body related to initial and final velocities। कहता है अगर pi और pf जो है वो बॉडी के इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हो जाएं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के अगेंस्ट, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू एम वी आई और पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। अब अगर चेंज इन मोमेंटम हम फाइंड करना चाहते हैं तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि पी एफ माइनस पी आई विल बी इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब अगर हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि टाइम से डिवाइड कर दें, बोथ साइड्स को टाइम से डिवाइड करें, इधर भी और इधर भी। टाइम से डिवाइड किया, ये आ गया पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, और इधर आ गया एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। इन दोनों वैल्यूज में से m को कॉमन लिया जा सकता है, जब m को कॉमन ले लें तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाती है। m कॉमन में लिख दिया, बाकी आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम इस फार्मूले को देखें, ये जो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी का फार्मूला है, ये फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ये फार्मूला किसका है? एक्सेलरेशन का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जगह पे वी एफ माइनस वी आई की जगह पे अगर a लिख दें तो ये फॉर्म ऐसे बन जाती है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। एम ये वाला और इस सारे की जगह पे a आ जाएगा, तो एम ए। अब एम ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एम ए जो है वो f के इक्वल है, इसका मतलब पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ है। ठीक है जी। अब ये जो चीज हमारे पास आ गई है, ये हमें क्या बता रही है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। मतलब जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतना ही ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। तो फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन को दूसरी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आपसे को पूछ ले कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सेकंड स्टेटमेंट लिखें तो वो ये है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये इस तरह से भी पेपर में आता है, स्टेट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम।
मोमेंटम की फॉर्म में सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप लिखें, तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, और साथ एंड पे ये फॉर्मूला लिख देना ये वाला। और अगर ये लॉन्ग में आ जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तो ये स्टेटमेंट लिखने के साथ आपने ये सारी डेरिवेशन करनी है। लॉन्ग में इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने ये लिखना है रिलेशन, ये जो लिखा हुआ है सारा, ये जो मैंने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद आपने टॉपिक के शुरू में चले जाना है। टॉपिक के शुरू में जहाँ से हमने कहा है कंसीडर अ बॉडी, यहाँ से यहाँ पे आप हेडिंग दे लेंगे एक्सप्लेनेशन की। वो जो हाईलाइट किया हुआ था उस पर हेडिंग आ जाएगी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, और फिर उसके बाद यहाँ एक्सप्लेनेशन, और इसको आपने सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। कहता दिस इक्वेशन डिफाइंस द फोर्स एंड स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आखिरी वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी फार्मूले की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम का एक और यूनिट भी होता है जिसे हम न्यूटन सेकंड कहते हैं। मोमेंटम के दो यूनिट हो गए, अब एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो P इज इक्वल टू mv के फार्मूले की बेस पे है, और दूसरा न्यूटन सेकंड जो कि इस फार्मूले की बेस पे है। फोर्स और टाइम का यूनिट सेकंड, उधर जाके जब मल्टीप्लाई होता है तो न्यूटन सेकंड। ठीक है बेटा, समझ आइए आपको। क्वेश्चन इस पे लिख लें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, डिस्कस इन डिटेल। What is the relation between force and momentum? Discuss in detail. इसके बाद अगला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपको तो नहीं, आज मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसका जो है ना एक डेफिनेशन है बेसिक, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये हमने पढ़ना है। सिस्टम का मतलब होता है कि बॉडीज का ऐसा ग्रुप जो सर्टेन बाउंड्रीज में अपना एक्ट प्ले कर रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम रोड के ऊपर चलने वाली दो गाड़ियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो गाड़ियों का एक सिस्टम है। अगर हम स्नूकर टेबल के ऊपर बॉल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बॉल्स का एक सिस्टम है। तो सिस्टम मींस एक बॉडीज का ऐसा ग्रुप जिसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अपना काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। कहता है सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडीज पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force is acting. बॉडीज का ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। कहता है इफ नो बैलेंस नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.4 जो पीछे इक्वेशन पड़ी है, इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कहते हैं जब सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगती इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे कि जब तक सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगती उसमें मोमेंटम पैदा नहीं होता, जितना है उतना ही रहता है, उससे कम ज्यादा नहीं होता। मैंने आपको यहाँ पे दो डेफिनेशन बताई, एक सिस्टम क्या होता है और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें यही चीज बताता है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए पूरे सिस्टम का जितना मोमेंटम है वो कम या ज्यादा नहीं होता, वो कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहता है। भले ही हमें देखने में लग रहा हो कि एक बॉडी का मोमेंटम कम हुआ है दूसरी का ज्यादा हुआ है, तो ओवरऑल पूरे सिस्टम का मोमेंटम देखें तो वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज हम इसको इधर ही छोड़ते हैं। एक मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया है, साथ ये दो डेफिनेशंस पढ़ाएंगे। इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करना है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन को भी, और उसकी प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस आपने कल क्लास से पहले पहले मुझे सेंड कर देनी है।
ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो वो मुझसे पूछ लें। एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।